हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, जो कि पिछले क्लास में हम आधा पढ़ चुके हैं। आधा बचा हुआ जितना भी टॉपिक है ट्रेडिशनल अप्रोच का, वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में जैसे कि आप सब यहाँ तक पढ़ चुके हैं, एक मिनट। ट्रेडिशनल अप्रोच में फर्स्ट पॉइंट जो कि आपका था फिलोसफिकल अप्रोच, इसके बारे में यहाँ तक हो चुका है पिछले क्लास में, पार्ट 3 में। आज का ये क्लास आपका पार्ट 4 रहने वाला है, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं हिस्टोरिकल अप्रोच के बारे में। उसके बाद आप पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, उसके बाद आप पढ़ेंगे लीगल अप्रोच के बारे में। तो ट्रेडिशनल अप्रोच का जितना भी पॉइंट बच गया है वो आज पूरा हम कंप्लीट करेंगे। तो आज का ये क्लास पार्ट 4 रहने वाला है। आप सभी को क्या करना है कि पार्ट वाइज क्लास अटेंड करना है। प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक करेंगे, वहाँ पे आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो आप सभी को क्लास में अंत तक बने रहना है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। आज पूरा ट्रेडिशनल अप्रोच को पूरा कंप्लीट करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं ऐतिहासिक उपागम के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आपको क्या करना है, नोट डाउन करते चलना है, क्योंकि इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है 10 नंबर का, और एक 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट भी पूछा जाता है इसे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच को आपको ध्यान से पढ़ लेना है, नोट डाउन भी करते चलना है, स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ऐतिहासिक उपागम राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण परंपरागत उपागम है। इसका मतलब है कि राजनीति को पढ़ने का ये जो तरीका है बहुत ही पुराना और पारंपरिक है। शुरुआत में राजनीति विज्ञान को इसी तरीके से पढ़ाया जाता था। तो इस उपागम में राजनीतिक संस्थाओं और विचारों और प्रक्रियाओं का अध्ययन इतिहास के संदर्भ में किया जाता है। तो इसका मतलब है कि इसमें हम देखते हैं कि सरकार कैसे बनी, संसद, संविधान, राज्य कैसे विकसित हुआ, लोकतंत्र, स्वतंत्रता जैसे विचार कहाँ से आए, यानी इतिहास के सारे राजनीति को समझना। आगे लिखा है कि इसका मूल सिद्धांत है कि वर्तमान राजनीति को अतीत को समझे बिना नहीं समझा जा सकता है। तो इसका मतलब कि आज जो राजनीति हम देख रहे हैं वो अचानक नहीं बना है, बल्कि उसके पीछे लंबा इतिहास है। जब तक हम अतीत नहीं जानेंगे, आज की राजनीति पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको समझना है कि ऐतिहासिक उपागम का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ आपको समझना है। तो यहाँ पे लिखा गया है, ऐतिहासिक उपागम वह पद्धति है जिसमें राज्य सरकार, राजनीतिक संस्थाओं और विचारों का अध्ययन उनके विकास क्रम के आधार पर किया जाता है। तो इसका मतलब है कि इस उपागम में हम यह नहीं देखते हैं कि आज सरकार कैसी है, बल्कि यह देखते हैं कि सरकार पहले कैसी थी, धीरे धीरे उसमें क्या क्या बदलाव आया, यानी विकास क्रम को हम समझते हैं। आगे इसमें लिखा गया है कि इसमें यह देखा जाता है कि कोई संस्था या विचार कब, कैसे और किन परिस्थितियों में विकसित हुआ। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो उपागम है ये 3 सवाल पूछता है। पहला सवाल ये पूछता है कि कब पैदा हुआ, दूसरा पूछता है कि कैसे बदला, और किन परिस्थितियों में बदला या फिर क्यों बदला। ये 3 सवाल ये उपागम पूछता है, यानी ऐतिहासिक उपागम ये 3 सवाल पूछता है, कब, कैसे, क्यों या फिर किन परिस्थितियों में बदलाव आया। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपको समझना है कि ऐतिहासिक उपागम की पृष्ठभूमि। इसमें लिखा गया है कि इस उपागम का विकास मुख्यतः 19वीं शताब्दी में हुआ। इसका मतलब है कि हालांकि इतिहास से राजनीति को समझने की परंपरा पहले से ही थी, लेकिन 19वीं सदी में यह उपागम एक व्यवस्थित और गंभीर अध्ययन पद्धति के रूप में विकसित हुआ था। तो यानी इस समय इसे एक अलग उपागम के रूप में स्वीकार किया गया था। तो अब देखते हैं कि 19वीं सदी में ऐसा क्या हुआ जिससे ऐतिहासिक उपागम मजबूत हुआ। तो आपको कुछ प्रमुख प्रभाव के बारे में भी जानना है। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा गया, इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन। यानी पहले इतिहास में केवल राजा, युद्ध और कहानियों तक ही सीमित था। पहले जो इतिहास था वो केवल राजा, युद्ध और कहानियों तक ही सीमित था। 19वीं सदी में इतिहास को प्रमाण, दस्तावेज, तथ्यों के आधार पर पढ़ा जाने लग गया था। तो इसका असर राजनीति विज्ञान पर पड़ा और राजनीतिक संस्थाओं को भी वैज्ञानिक तरीके से इतिहास के आधार पर समझा जाने लग गया था। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे दिया गया है, राष्ट्रीय राज्यों का उदय। इसका मतलब है कि 19वीं सदी में जर्मनी, इटली, फ्रांस जैसे देश में राष्ट्रीय राज्य उभर चुके थे। तो इससे सवाल पैदा हुआ कि राज्य कैसे बने, सत्ता कहाँ से आई और राष्ट्रवाद कैसे विकसित हुआ। तो इन सवालों का जवाब इतिहास में खोजा गया, जिससे ऐतिहासिक उपागम को बढ़ावा मिला। अभी आपका तीसरा पॉइंट दिया गया है, संवैधानिक शासन का विकास। इसका मतलब है कि इस समय संविधान बने,
संसद और लोकतांत्रिक संस्थाएं विकसित हुई। तो लोगों ने जानना चाहा कि संविधान पहले कैसा था, अधिकार कैसे बढ़ा, सत्ता सीमित कैसे हुई। इन सब का उत्तर ऐतिहासिक उपागम अध्ययन से मिला, यानी ऐतिहासिक उपागम को पढ़ने के बाद इन सभी सवालों का जवाब मिला। ये कुछ प्रमुख आपके प्रभाव थे जो कि आपको जानना था। यहाँ पे दिया गया है प्रमुख विचारक, तो ये भी आपको जानना है। तो यहाँ पे कुछ विद्वानों का नाम लिखा गया है, जो कि पहले हैं आपके एडमंड बर्क, दूसरे हैं आपके मैकाइवर, और तीसरा है आपका फ्रीमैन, और चौथा है आपके हेनरी मैन। ये कुछ विद्वान हैं जो कि ऐतिहासिक उपागम को मजबूत किए थे, जिन्होंने क्या किए थे, ऐतिहासिक उपागम को मजबूत किया। तो ये कुछ विद्वानों का नाम है जो कि आपको याद रखना है। तो आई होप कि आपको ये दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अभी तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है ऐतिहासिक उपागम की प्रमुख विशेषताएं। तो अब एक एक करके आपको इसको समझना है। तो चलिए अब हम इसको भी समझ। फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है विकासात्मक दृष्टिकोण। इसका मतलब है कि राजनीतिक संस्थाओं को स्थिर नहीं बल्कि निरंतर विकसित होने वाली माना जाता है। इसका मतलब है कि इस उपागम के अनुसार कोई भी राजनीतिक संस्था अचानक नहीं बनती है, वह धीरे धीरे समय के साथ बदलती रहती है। दूसरा पॉइंट दिया गया है अतीत और वर्तमान का संबंध, यानी वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाओं को उसके ऐतिहासिक संदर्भ में समझा जाता है। तो इसका मतलब है कि आज की राजनीति कल की देन है, यानी वर्तमान व्यवस्था को समझने के लिए उसके अतीत को जानना जरूरी होता है। अगर आपको वर्तमान को जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अतीत को जानना पड़ेगा कि उसका अतीत क्या था। तीसरा पॉइंट दिया गया है परंपराओं और रीति रिवाजों पर बल। तो इसका मतलब है यहाँ पे दिया गया है कि राजनीतिक व्यवहार पर परंपराओं का प्रभाव स्वीकार किया जाता है। तो इसका मतलब है कि इस उपागम में माना जाता है कि लोग राजनीति में भी अपनी संस्कृति और परंपराओं से प्रभावित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ब्रिटेन में परंपरागत राजशाही, या फिर भारत में पंचायत व्यवस्था। तो राजनीतिक व्यवहार केवल कानून से नहीं बल्कि परंपराओं से भी बनता है। तो थर्ड पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है संस्थागत अध्ययन। इसका मतलब है कि संविधान, संसद, राजशाही, न्यायपालिका आदि का ऐतिहासिक विश्लेषण। इसका मतलब है कि इस उपागम में संविधान कैसे बना, संसद कैसे विकसित हुई, न्यायपालिका का विकास कैसे हुआ, इन सभी का इतिहास के आधार पर अध्ययन किया जाता है। इन सभी को इतिहास के आधार पर अध्ययन किया जाता है, यानी संस्था को आज की स्थिति में नहीं उसके पूरा सफर देखकर समझा जाता है। हम पढ़ रहे थे इसके प्रमुख विशेषता के बारे में, जिसमें आपको 4 पॉइंट बताया गया था। तो पहला पॉइंट था आपको राजनीति, एक छोटा सा समरी देते हैं। तो पहला पॉइंट था आपका राजनीति को विकास की प्रक्रिया माना जाता है। दूसरा था आपका वर्तमान को अतीत से जोड़ करके समझा जाता है। और तीसरा था आपका परंपराओं और रीति रिवाजों पर जोर। और चौथा था आपका राजनीतिक संस्थाओं का ऐतिहासिक अध्ययन किया जाता है। तो ये 4 विशेषता आपको याद रखना है हिस्टोरिकल अप्रोच का। अभी यहाँ पे चौथा हेडलाइन दिया गया है आपको, यानी चौथा पॉइंट दिया गया है ऐतिहासिक उपागम के प्रमुख विषय, जो कि पॉइंट वाइज यहाँ पे दिया गया है। तो एक एक करके हम समझेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है राज्य की उत्पत्ति और विकास। तो इसका क्या मतलब है, तो इसमें यह देखा जाता है कि राज्य की शुरुआत कैसे हुई, पहले राज्य किस रूप में थी, समय के साथ राज्य में कैसे बदलाव आया, ये सब देखा जाता है इसमें। और दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे दिया गया है कि संविधान का ऐतिहासिक विकास। इसका मतलब है कि संविधान एक दिन में नहीं बनता है बल्कि लंबे संघर्ष और अनुभवों का परिणाम होता है। लंबे संघर्ष और अनुभव से संविधान को बनाया जाता है। तो इसमें देखा जाता है कि अधिकार कब मिला, राजा की शक्ति कब सीमित हुई, लोकतंत्र कैसे मजबूत हुआ। अभी तीसरा पॉइंट आपका इसमें दिया गया लोकतंत्र और राजतंत्र का विकास। इसका मतलब है कि यह विषय बताता है कि राजतंत्र कैसे शुरू हुआ, राजाओं की शक्ति कैसे घटी और लोकतंत्र कैसे विकसित हुआ। चौथा पॉइंट है कि राजनीतिक विचारों का इतिहास। इसका मतलब है कि यहाँ यह पढ़ाया जाता है कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे विचार किस समय और किन परिस्थितियों में आया। प्लेटो, अरिस्टो, हॉब्स, लॉक, रूसो के विचारों को उनके समय के संदर्भ में समझाया जाता था। ये इसके बारे में आप सुन भी चुके होंगे, प्लेटो, अरिस्टो, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। अभी पांचवा पॉइंट आपका यहाँ पे दिया गया है कि प्रशासनिक संस्थाओं का विकास। इसका मतलब है कि इसमें देखा जाता है कि नौकरशाही कैसे बनी, प्रशासनिक विभाग कैसे विकसित हुआ,
शासन चलाने की व्यवस्था कैसे बदलती चली गई धीरे धीरे। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि राजा के दरबार से आधुनिक प्रशासन तक ये जो व्यवस्था में बदलाव आया, ये व्यवस्था में जो बदलाव आया है कैसे बदलती चली गई, ये सब इसमें देखा जाता है। ये कुछ पॉइंट था जो कि आपको याद रखना था, प्रमुख विषय में आपको याद रखना था। तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसका कुछ उदाहरण भी दिया गया है जो कि आपको भी जानना है और याद रखना है। ये कुछ उदाहरण है जो कि आपको याद करना है और नोट डाउन कर लेना है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो छठा पॉइंट दिया गया है आपको कि ऐतिहासिक उपागम का महत्व क्या है या फिर लाभ, इसके बारे में भी आपको जानना है। तो चलिए हम एक एक करके जान लेते हैं कि इसका क्या लाभ है। तो पहला पॉइंट आपका दिया गया है राजनीतिक संस्थाओं की गहरी समझ। तो इसका मतलब है कि ऐतिहासिक उपागम में हमें यह पता चलता है कि संसद क्यों बनी, संविधान क्यों बनाया गया, न्यायपालिका की भूमिका कैसे विकसित हुई, यानी राजनीतिक संस्थाओं को ऊपर ऊपर नहीं बल्कि गहराई से समझा जाता है इसमें। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा गया वर्तमान समस्याओं की जड़ों की पहचान। तो इसका मतलब है कि आज जो राजनीतिक समस्याएं हैं उनकी शुरुआत अतीत से ही होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्षेत्रीय संघर्ष या फिर केंद्र राज्य का संबंध, ये सब हम अगर अध्ययन करेंगे इसके बारे में तो हमें पता लगेगा कि इसकी शुरुआत अतीत से ही हुई है। यानी इतिहास जानने से हम समस्याओं की असल जड़ तक पहुंचते हैं। तो जब हम इतिहास के बारे में जानेंगे तभी जाके हम इसकी जड़ तक पहुंच पाते हैं। अभी तीसरा पॉइंट है आपका संविधान और शासन प्रणाली की बेहतर व्याख्या। इसका मतलब है कि संविधान की धाराएं क्यों आई, क्यों बनाया गया ये सभी धारा, या फिर शासन प्रणाली ऐसी क्यों बनाई गई। तो इन सब का जवाब ऐतिहासिक परिस्थितियों में छिपा होता है जो कि अध्ययन करने के बाद ही हमें इन सभी सवालों का जवाब मिलता है। अभी अगला पॉइंट है आपका कि राष्ट्रवाद और राज्य निर्माण की समझ। तो इसका मतलब है कि राष्ट्र कैसे बने, लोगों में राष्ट्रीय भावना कैसे आई, यह सब ऐतिहासिक घटनाओं में समझ में आता है। आई होप कि आपको इसका लाभ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपका 7 नंबर पॉइंट दिया गया है ऐतिहासिक उपागम की सीमाएं। कुछ सीमाएं भी है इसकी जो कि आपको जानना है। यहाँ पॉइंट वाइज दिया गया है, आपको सुन करके समझ लेना है। तो पहला पॉइंट आपका इसमें दिया गया वर्तमान व्यवहार की उपेक्षा। इसका मतलब है कि यह उपागम ज़्यादा ध्यान अतीत पर देता है। आज लोग कैसे सोचते हैं, कैसे वोट देते हैं, इस पर कम ध्यान देता है, बल्कि इसलिए वर्तमान राजनीति व्यवहार ठीक से नहीं समझ पाता है। बल्कि इसका मतलब है कि ये क्या करता है कि अतीत पर ज़्यादा ध्यान देता है, आज के समय में जो चल रहा है उस पर कम ध्यान देता है। आज क्या हो रहा है, लोग कैसे वोट दे रहे हैं, लोग क्या सोचते हैं, इन सभी चीज़ों पे कम ध्यान देता है, बल्कि अतीत पर ये उपागम ज़्यादा ध्यान देता है। इसीलिए वर्तमान राजनीतिक व्यवहार ठीक से नहीं समझ पाता है। तो अब आपका दूसरा पॉइंट दिया गया है भविष्य की भविष्यवाणी में असमर्थ। तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि इतिहास हमें बताता है कि क्या हुआ था, लेकिन यह नहीं बता पाता है कि आगे क्या होगा। यानी फ्यूचर के बारे में इतिहास हमें जानकारी नहीं दे पाती है। अतीत में क्या हुआ इसके बारे में हमें इतिहास से जानकारी मिल जाती है। इसीलिए भविष्य की राजनीति के बारे में यह उपागम स्पष्ट अनुमान नहीं लगा पाता है। ये दूसरा पॉइंट था जो कि आपको याद रखना है। अभी तीसरा पॉइंट है आपका अत्यधिक वर्णनात्मक। इसका मतलब है कि यह उपागम घटनाओं का वर्णन ज़्यादा करता है, विश्लेषण और सिद्धांत कम देता है। यानी क्या करता है, ये वर्णन ज़्यादा करता है लेकिन विश्लेषण और सिद्धांत बहुत ही कम देता है। इसीलिए इसे कभी कभी कहानी सुनाने जैसा कहा जाता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट दिया गया है सामाजिक आर्थिक कारकों की अनदेखी। इसका मतलब है कि गरीबी, वर्ग, जाति, अर्थव्यवस्था, इनका राजनीति पर असर होता है, लेकिन ऐतिहासिक उपागम इन पर कम ध्यान देता है। अब अगला पॉइंट आपका दिया गया है ऐतिहासिक उपागम और आधुनिक राजनीति। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान में ऐतिहासिक उपागम को व्यवहारवादी और तुलनात्मक उपागमों के साथ जोड़कर उपयोग किया जाता है। तो आज के समय में केवल इतिहास पढ़ना पर्याप्त नहीं होता है, इसीलिए ऐतिहासिक उपागम के साथ व्यवहारवादी उपागम को भी पढ़ा जाता है। और दूसरा अगर हम बोले तो ऐतिहासिक उपागम के साथ तुलनात्मक उपागम को भी पढ़ा जाता है। तो मिलाकर राजनीति को समझा जाता है। तो इन सभी को मिलाकर के हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तब हम राजनीति को समझ पाते हैं। तो आई होप कि आपको इतना पहले समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि पहले इतिहास देखा जाता था, फिर लोगों के व्यवहार और तुलना के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता था।
तो इससे राजनीति की पूरी और संतुलित समझ मिल पाती थी। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको पढ़ना है संस्थागत उपागम के बारे में, इंस्टीट्यूशनल उपागम के बारे में। तो आपका 2 अप्रोच कंप्लीट हो चुका है। ये तीसरा पॉइंट है आपको, जो कि आपको याद रखना है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो संस्थागत उपागम राजनीति विज्ञान का एक परंपरागत उपागम है। ये तो आप जानते ही हैं, फिर भी हम आपको समझा देते हैं कि संस्थागत उपागम राजनीति को समझने का पुराना और पारंपरिक तरीका है। शुरुआत में राजनीति विज्ञान को इसी नजरिए से पढ़ा जाता था। तो इसमें राजनीति का अध्ययन मुख्य रूप से सरकारी और संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। तो इसका मतलब है कि इस उपागम में ध्यान दिया जाता है कि सरकार, संविधान, संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका यानी राजनीति को संस्थाओं के माध्यम से समझा जाता है, लोगों के व्यवहार के माध्यम से नहीं। इसमें क्या किया जाता है कि राजनीति को संस्थाओं के माध्यम से समझा जाता है, न कि लोगों के व्यवहार के माध्यम से। तो ये आपको याद रखना है संस्थागत उपागम के बारे में। आगे लिखा गया है कि यह उपागम यह मानता है कि राजनीति को समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि संस्थाएं कैसे बनी, उनकी संरचना क्या है और वे कैसे कार्य करते हैं। तो इसका मतलब है कि संस्थागत उपागम कहता है कि पहले यह जानो कि संस्था कैसे बनी, उनकी बनावट कैसी है, वे काम कैसे करते हैं, तभी राजनीति सही तरीके से समझ में आएगी। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संस्थागत उपागम का अर्थ के बारे में भी आपको जानना है। तो फर्स्ट पॉइंट, तो आपको समझना है कि संस्थागत उपागम का अर्थ क्या होता है। तो संस्थागत उपागम वह पद्धति है जिसमें राजनीति का अध्ययन राज्य की औपचारिक संस्थाओं के आधार पर किया जाता है। तो इसका मतलब है कि इस उपागम में राजनीति का अध्ययन राज्य की औपचारिक संस्थाओं के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है औपचारिक संस्थाओं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि संविधान में लिखी हुई संस्थाएं जिनका कानूनी अस्तित्व हो। तो अब आगे बढ़ेंगे तो हम इसमें दिया गया है कि इसमें यह देखा जाता है। तो क्या देखा जाता है हम एक एक करके समझेंगे। तो इसमें देखा जाता है कि कौन सी संस्थाएं हैं। तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि संस्था है या फिर नहीं, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कौन है, न्यायपालिका है या नहीं है, ये सब इसमें देखा जाता है। और दूसरा पॉइंट यहाँ दिया गया है उनकी संरचना कैसी है, यानी उनका स्ट्रक्चर कैसा है। तो संस्था की बनावट कैसी है, एक सदन है या फिर 2 सदन है, केंद्र है या फिर राज्य में बटी है या फिर नहीं बटा हुआ है, केंद्र और राज्य में बटी हुई है या फिर नहीं है। तो उनके अधिकार और शक्तियाँ क्या है, इसके बारे में भी ये देखता है। तो हर संस्था के पास कितनी शक्ति है, क्या क्या फैसले ले सकती है वो संस्था, ये सब देखा जाता है। अभी आगे लिखा गया है कि वे आपस में कैसे संबंध बनाती है। तो संस्थाएं अकेले काम नहीं करती, बल्कि संसद और कार्यपालिका मिलकर काम करती है। तो इनके बीच तालमेल और नियंत्रण कैसे होता है, इसी को समझा जाता है इसमें। तो संस्थागत उपागम का ये मतलब होता है, आप सभी को याद रखना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है संस्थागत उपागम की पृष्ठभूमि। अब इसमें आपको जानना है। तो इस उपागम का विकास 19वीं सदी और 20वीं सदी के प्रारंभ में हुआ। इसका मतलब है कि संस्थागत उपागम उस समय विकसित हुआ जब आधुनिक राज्य बनने लग गया था, संविधान लिखे जाने लग गए थे, सरकार की संरचना स्पष्ट होने लग गई थी। उस टाइम में ये संस्थागत उपागम का प्रारंभ हुआ था। तो अब इसमें लिखा गया है कि अब इसका कारण क्या है। तो अब आपको एक एक करके कारण भी जान लेना है। तो संवैधानिक सरकारों का उदय पहला कारण है आपका। ये जो आपको यहाँ पे दिया गया है संस्थागत उपागम, तो इसका कारण क्या है, इसका विकास होने का, इसका प्रारंभ होने का कारण क्या है, ये आपको समझना है। तो इसका पहला कारण दिया गया है संवैधानिक सरकारों का उदय। जब राजाओं की शक्ति सीमित हो चुकी थी, संविधान बन चुका था, तब लोगों ने जानना चाहा कि संविधान क्या कहता है, सरकार कैसे चलेगी। इससे संस्थागत उपागम को बढ़ावा मिला था। तो ये जानने की चाह लोगों में थी, तब जाके क्या हुआ कि संस्थागत उपागम को बढ़ावा मिला। दूसरा पॉइंट है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास, यानी संसद, चुनाव, प्रतिनिधि सरकार, इन सब को समझने के लिए संस्थाओं का अध्ययन जरूरी हो गया था उस टाइम में। तो कानून और प्रशासन की बढ़ती भूमिका, तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे कानून की संख्या बढ़ी, प्रशासन मजबूत हुआ, वैसे वैसे यह जानना जरूरी हुआ कि कौन सी संस्था क्या काम करती है। तो आई होप कि आपको इतना
समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ प्रमुख विद्वान हैं जिनके बारे में अभी आपको जानना है। तो वो विद्वान जिन्होंने इस उपागम को मजबूत किया है, तो जिनका नाम है विल्सन, बाइस, मैक्राइवर, डाइसी। तो इनका नाम आपको सभी को याद रखना। अब आगे दिया गया है संस्थागत उपागम की प्रमुख विशेषताएं। तो आपको प्रमुख विशेषताएं भी जानना है इसका। तो पहला पॉइंट दिया गया है औपचारिक संस्थाओं पर जोर। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस उपागम में केवल वही संस्थाएं पढ़ी जाती है जो संविधान में लिखी हो, जिनका कानूनी अस्तित्व हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, तो इन्हीं सबको पढ़ा जाता है। दूसरा पॉइंट दिया गया है संरचनात्मक अध्ययन। तो इसका मतलब है कि इसमें यह देखा जाता है कि संस्था बनी तो कैसे बनी, उसके अंदर शक्ति किसके पास है। फॉर एग्जाम्पल संसद में लोकसभा और राज्यसभा की भूमिका। तो ये दूसरा पॉइंट है आपका यहाँ पे दिया गया। तीसरा है कानूनी दृष्टिकोण। इसका मतलब है यह उपागम मानता है कि संस्था क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। इसका उत्तर कानून और संविधान से मिलता है। आगे बढ़ेंगे। आगे चौथा पॉइंट आपका दिया गया है इसमें वर्णनात्मक प्रकृति। तो इसका मतलब है कि इस उपागम में नियम बताए जाते हैं, धाराएं समझाई जाती है, विश्लेषण कम और वर्णन ज़्यादा दिया जाता है। ये आपको यहाँ पे रीड कर लेना है और स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका दिया गया है संस्थागत उपागम के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली प्रमुख संस्थाएं, जो कि आपका पहला दिया गया है विधायिका। तो विधायिका क्या है? विधायिका मतलब होता है कि वह संस्था जो कानून बनाती है। यहाँ पे दिया गया है संसद। संसद, एक मिनट, तो केंद्र में होता है संसद और राज्य में होता है विधान मंडल। यही वो संस्था है जहाँ प्रतिनिधि बैठते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया है कानून बनाने की शक्ति। कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? विधायिका के पास होती है। नए कानून बनाना और पुराने कानून में संशोधन करना, यह विधायिका का सबसे मुख्य कार्य होता है। और तीसरा पॉइंट है बजट और नीति निर्माण। तो विधायिका क्या करता है कि बजट और नीति निर्माण भी करता है, जैसे कि सरकार का बजट पास करना, नीतियों पर चर्चा करना, या फिर बिना विधायिका की मंजूरी सरकार खर्च नहीं कर सकती है। तो ये सभी काम क्या है? ये सब काम विधायिका का होता है। अब अगला पॉइंट आपका इसमें दिया गया है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका मतलब वह संस्था जो कानून को लागू करती है। विधायिका का काम है कानून बनाना और इसका काम है कानून को जमीन पे लागू करना। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कुछ पॉइंट जो कि आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है राष्ट्रपति। एक मिनट, तो राष्ट्रपति का मतलब है कि औपचारिक प्रमुख, और प्रधानमंत्री का मतलब है कि वास्तविक कार्यकारी प्रमुख। और दूसरा दिया गया यहाँ पे मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का क्या मतलब है कि अलग अलग मंत्रालयों के मंत्री क्या करते हैं? नीति बनाने का काम करते हैं और निर्णय लेने का काम करते हैं। प्रशासनिक तंत्र का यहाँ पे क्या मतलब है कि प्रशासनिक तंत्र के अंदर कौन कौन आएंगे? तो वह IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर या कोई भी अन्य अधिकारी जो कि क्या करते हैं? सरकार के आदेशों को जमीन पर लागू करते, तो वो सभी आ जाएंगे प्रशासनिक तंत्र के अंतर्गत। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का क्या मतलब है? इसका मतलब वह संस्था जो न्याय करती है और संविधान की रक्षा करती है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय, देश की सबसे बड़ी अदालत और अंतिम निर्णय देने वाली संस्था है न्यायपालिका। अब अगला पॉइंट दिया गया है न्यायिक समीक्षा। तो इसका मतलब है कि संसद द्वारा बनाए कानून को जांचने की शक्ति, और अगर कानून संविधान के खिलाफ हो तो रद्द किया जा सकता है। तो ये सभी ये जो जितना भी शक्ति दी है, ये सभी शक्ति न्यायपालिका के पास होता है। तो संविधान की रक्षा करना, तो ये शक्ति भी इसके पास, न्यायपालिका के पास होता है। अब अगला है संविधान। चौथा पॉइंट दिया गया संविधान। तो संविधान क्या है? तो राज्य की सबसे सर्वोच्च कानून पुस्तक, जिसको हम बोलते हैं संविधान। तो राज्य की मूल संरचना, तो इसका मतलब है कि शासन का ढांचा कैसा होना चाहिए, सत्ता किसके पास होगा, ये सभी चीज़ संविधान में लिखा हुआ है। तो अगला पॉइंट है अधिकार और कर्तव्य। इसके बारे में भी संविधान में लिखा गया है, यानी नागरिकों के मौलिक अधिकार या फिर राज्य या नागरिक के क्या कर्तव्य होंगे, ये सभी चीज़ के बारे में संविधान में लिखा गया है। और शक्ति विभाजन की बात करें तो
विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ताकि कोई भी संस्था अत्यधिक शक्तिशाली न बने, इसीलिए शक्ति को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है आपका विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ उदाहरण दिया गया है, जो उदाहरण दिया गया है इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका दिया गया है संस्थागत उपागम का महत्व या लाभ। अब इसके बारे में आपको जानना है कि इसका लाभ, इसका महत्व क्या है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि राजनीतिक व्यवस्था को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करती है। तो इसका मतलब है कि संस्थागत उपागम से पता चलता है कि सरकार कैसे काम करती है, कौन सी संस्था क्या करती है, क्या नहीं काम करती, किसका क्या काम है, क्या नहीं है, ये सब पता चलता है आपको संस्थागत उपागम से ही पता चलता है। दूसरा पॉइंट दिया गया संविधान और शासन प्रणाली का गहन ज्ञान। इसका मतलब है कि संविधान की धाराएं, शक्तियां और सीमाएं स्पष्ट रूप से समझ में आती है आपको। किसकी वजह से? तो संस्थागत उपागम की वजह से ही आपको समझ में आता है। अभी तीसरा पॉइंट है लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका स्पष्ट। तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र में संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका सबकी भूमिका अलग अलग कैसे है, यह साफ साफ आपको पता चलता है संस्थागत उपागम की वजह से ही। तो ये कुछ इसका लाभ और कुछ महत्व दिया गया है जो कि आपको नोट डाउन कर लेना है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है संस्थागत उपागम की कुछ सीमाएं हैं, जिसके बारे में भी आपको एक एक पॉइंट करके एक एक पॉइंट अभी आपको समझना पड़ेगा। तो पहला दिया गया है राजनीतिक व्यवहार की अनदेखी। तो इसका मतलब है कि संस्थागत उपागम यह बताता है कि संसद क्या करती है, सरकार के नियम क्या है, लेकिन यह नहीं बताता है कि नेता व्यवहार में क्या करते हैं, जनता कैसे सोचती है और वोट देती है। इसीलिए वास्तविक राजनीतिक व्यवहार छूट जाता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि राजनीति में व्यवहार की अनदेखी की जाती है। अभी अगला पॉइंट है आपका अनौपचारिक संस्थाओं की उपेक्षा। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि यह उपागम केवल औपचारिक संस्थाएं पढ़ता है, जैसे कि संसद, न्यायपालिका, लेकिन यह ध्यान नहीं देता है तो किस पे? तो वो ध्यान नहीं देता है राजनीतिक दल पे, दबाव समूह पे और मीडिया पे। इन सभी चीज़ों पे वो ध्यान नहीं देता है, जबकि असली राजनीति में इनका प्रभाव बहुत होता है। अगला पॉइंट दिया गया है समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के प्रभाव को नज़रअंदाज करना। इसका मतलब है कि राजनीति केवल कानून से नहीं चलता है। समाज, अमीरी गरीबी, जाति, धर्म, संस्कृति, इन सब का असर राजनीति पर पड़ता है, लेकिन संस्थागत उपागम क्या करता है कि इन सभी चीज़ों पे कम ध्यान देता है। अगला पॉइंट है अत्यधिक कानूनी और सैद्धांतिक। तो इसका मतलब है कि यह उपागम क्या करता है कि कानून, धाराएं, सिद्धांत पर जोर देता है, जबकि व्यवहारिक समस्याओं पर कम ध्यान देता है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट आपका दिया गया है आधुनिक राजनीति में संस्थागत उपागम। तो अब आपको जानना है इसके बारे में कि आज भी संस्थागत उपागम महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे व्यवहारवादी, तुलनात्मक और प्रणाली उपागम के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब है कि आज भी संविधान, संसद, न्यायपालिका को समझने के लिए संस्थागत उपागम की जरूरी पड़ती है। लेकिन आज के विद्वान केवल संस्थाएं नहीं देखते, बल्कि यह भी देखते हैं कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं और व्यवस्था कैसे चलती है। इसीलिए संस्थागत को व्यवहारवादी के साथ मिलाकर अध्ययन किया जाता है, तुलनात्मक के साथ और प्रणाली उपागम के साथ मिलाकर के हम इसका प्रयोग करते हैं। तो मिलाकर के राजनीति की पूरी तस्वीर बनाई जाती है। तो इन सभी को मिलाकर के क्या किया जाता है? राजनीति की पूरा तस्वीर बनाया जाता है, यानी मिलाकर के प्रयोग किया जाता है। तो आई होप कि आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे बढ़ेंगे। अब चौथा और लास्ट टॉपिक आपका आज के इस क्लास का बच गया है, जो कि आपका है ये विधिक उपागम, लीगल अप्रोच। ये लास्ट अप्रोच है, जो कि इसके बाद अब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम इसको भी जल्दी से फटाक से समझ लेते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लिखा गया है कि विधिक उपागम राजनीति विज्ञान का एक परंपरागत उपागम है। ये तो आप जानते ही हैं। ये चारों जो पॉइंट हम आपको पढ़ाए हैं, ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है। तो लास्ट पॉइंट ये बचा हुआ है। तो इसमें राजनीति का अध्ययन कानून, संविधान और विधिक नियमों के माध्यम से किया जाता है। तो इसका मतलब है कि इस उपागम में राजनीति को समझने के लिए संविधान, कानून, नियम और अधिनियम, इन सबको आधार बनाया जाता है। तो यह उपागम यह मानता है कि राज्य और सरकार को सही रूप में समझने के लिए उनके कानूनी ढांचा को समझना
आवश्यक है। तो इस उपागम का मानना है कि सरकार क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, इसका जवाब कानून और संविधान में छिपा होता है। इसीलिए कानूनी ढांचा समझना जरूरी होता है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका अर्थ समझेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है विधिक उपागम का अर्थ क्या होता है, ये आपको समझना है सबसे पहले। तो विधिक उपागम वह पद्धति है जिसमें राजनीति का अध्ययन संविधान, कानून और अधिकारों और कर्तव्यों के आधार पर किया जाता है। तो इस उपागम में राजनीति को देखा जाता है कि संविधान क्या कहता है, कानून क्या अनुमति देता है, नागरिक के अधिकार क्या है और नागरिकों के कर्तव्य क्या है। यानी राजनीति को कानूनी नजरिए से समझा जाता है। इसमें क्या क्या देखा जाता है वो भी आपको जानना है। तो इसमें देखा जाता है कि राज्य की कानूनी संरचना क्या है। तो इसका मतलब है कि राज्य कैसे बना, सत्ता किसके पास है, संविधान में इसकी व्यवस्था कैसे की गई है, यानी राज्य का लीगल फ्रेमवर्क देखा जाता है। तो सरकार की शक्तियाँ कहाँ से आती है ये भी देखा जाता है। तो सरकार को शक्ति जनता से नहीं बल्कि संविधान और कानून से मिलती है। तो कौन सा अंग कितना शक्तिशाली है यह कानून तय करता है। अभी तीसरा पॉइंट दिया गया है नागरिकों के अधिकार और दायित्व क्या है। तो ये भी देखा जाता है कि नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिले हैं, नागरिकों पर क्या क्या कर्तव्य है, जैसे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। तो ये आपका पॉइंट था, 3 पॉइंट जो कि आपको ये याद रखना है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट दिया गया है विधिक उपागम की पृष्ठभूमि। तो इसमें अब आपको समझना है कि इस उपागम का विकास कब हुआ था। तो इस उपागम का विकास मुख्यतः संवैधानिक शासन और विधि राज्य की अवधारणा के साथ हुआ था। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि विधिक उपागम उस समय विकसित हुआ जब संविधान बन चुका था, सरकार की शक्तियाँ कानून से सीमित की गई थी और कानून को सबसे ऊपर माना गया था। उस टाइम में विधिक उपागम विकसित हुआ था, यानी राजा या शासक नहीं बल्कि कानूनी सर्वोच्च है। इसी सोच ने विधिक उपागम को जन्म दिया। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे दिया हुआ प्रमुख विद्वान है जिनके बारे में भी आपको जानना है। इससे पहले आपको यहाँ पे जानना है कि संवैधानिक शासन का मतलब क्या होता है। तो संवैधानिक शासन का मतलब होता है सरकार संविधान के अनुसार चले, शासक मनमानी न कर सके, हर शक्ति का स्रोत संविधान हो। तो दूसरा यहाँ पे दिया गया है विधि राज्य। इसका क्या मतलब है, रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है। इसका मतलब होता है कि कानून सबके लिए समान हो, कोई भी कानून के ऊपर न हो, सरकार भी कानून के अधीन हो। इसी सिद्धांत ने विधिक उपागम को मजबूत बनाया है। तो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। कुछ प्रमुख विद्वान हैं जिनके बारे में भी आपको जानना है, जिनका नाम याद रखना है। तो पहले हैं आपके A.V. डाइसी और दूसरे हैं जॉन एडसन और तीसरे हैं मैकाइवर। तो इन सभी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है विधिक उपागम को मजबूत बनाने में। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है विधिक उपागम की प्रमुख विशेषताएं दिया गया है, जो कि आपको लाइन बाय लाइन करके एक एक करके याद रखना है और समझते चलना है। तो पहला पॉइंट दिया गया है, इसमें पहला पॉइंट दिया गया है कि संविधान पर आधारित अध्ययन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सरकार की सारी शक्तियाँ संविधान से ही आती है। संविधान क्या करती है, सरकार को ये सारी शक्तियाँ देती है कि कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए भारत में संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, ये सभी क्या है, ये सभी संविधान के अनुसार ही काम करते हैं। संविधान में जैसा जो चीज़ लिखा गया है उसी के अनुसार ये सभी काम करते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कानूनी दृष्टिकोण। इसका मतलब है कि किस संस्था को कितनी शक्ति मिली, उसकी कानूनी सीमाएं क्या है, वह कानून के अंदर रहकर कैसे काम करती है, ये सभी चीज़ लिखा गया है आपका। जब आप विधिक उपागम के बारे में पढ़ेंगे तो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पता लगेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए संसद कानून बना सकती है लेकिन संविधान के विरुद्ध नहीं जा सकती है। तो ये इसका एग्जाम्पल है पॉइंट नंबर 2 का। अभी पॉइंट नंबर 3 दिया गया अधिकार और कर्तव्य पर बल। तो इसका क्या मतलब है कि नागरिकों के मौलिक अधिकार, राज्य के कर्तव्य और दायित्व का विशेष अध्ययन किया जाता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल के लिए बोलने की स्वतंत्रता दी जाती है, समानता का अधिकार दिया जाता है, राज्य का कर्तव्य न्याय और सुरक्षा देना। तो इन सभी पर जोर दिया जाता है, बल दिया जाता है।
अभी चौथा पॉइंट यहाँ पे दिया गया औपचारिक प्रकृति। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि यह किताबों और नियमों पर आधारित होता है। वास्तविक राजनीति व्यवहार जैसे कि दल, दबाव, समूह, जनता का व्यवहार पर कम ध्यान देता है। इन सभी चीज़ों पे क्या करता है कि बहुत ही कम ध्यान देता है। तो आई होप कि आपको चारों पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। विधिक उपागम के कुछ प्रमुख विषय हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। पॉइंट वाइज करके समझ लेंगे एक एक करके। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि संविधान की व्याख्या। इसका मतलब है कि संविधान की धाराओं का अर्थ क्या है, विभिन्न संस्थाओं को क्या अधिकार दिए जाते हैं, ये सभी चीज़ इसमें देखा जाता है। दूसरा पॉइंट है कानून निर्माण की प्रक्रिया। तो इसका मतलब है कि जैसे कि विधेयक का प्रस्ताव या फिर संसद में बहस, राष्ट्रपति की स्वीकृति, पूरा अध्ययन संवैधानिक नियमों के अनुसार ही किया जाता है। तो ये सभी प्रक्रिया इसमें देखा जाता है। और तीसरा है न्यायिक समीक्षा। इसका मतलब है कि न्यायपालिका को यह अधिकार कि वह किसी कानून, न्यायपालिका को क्या होता है कि उसको अधिकार दिया जाता है कि किसी कानून या सरकारी कार्य को संविधान के अनुरूप है या नहीं है यह जांच कर सके। यह अधिकार न्यायपालिका को दिया जाता है। यदि कानून असंवैधानिक हो तो उसे रद्द भी किया जा सकता है। तो रद्द करने का पावर किसके पास होता है? तो न्यायपालिका के पास होता है। अभी आपका चौथा पॉइंट दिया गया है राज्य की संप्रभुता। तो इसका मतलब है कि यानी राज्य सर्वोच्च है, उसकी शक्ति कानून से निर्धारित की जाती है। कानून उसकी शक्ति को निर्धारित करता है। अभी आपका लास्ट पॉइंट दिया गया है रूल ऑफ लॉ यानी विधि राज्य। इसका मतलब है कि कानून सर्वोच्च होगा, कोई भी व्यक्ति या संस्था कानून से ऊपर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एबी डाइसी का कहना था कि कानून के सामने सब समान है, मनमानी सत्ता का विरोध करता है। मनमानी सत्ता का क्या किया जाता है? विरोध किया जाता है। अभी आपका यहाँ पे लास्ट दिया गया उदाहरण। फॉर एग्जाम्पल कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है आपका विधिक उपागम का, जो कि आपको नोट डाउन कर लेना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका दिया गया है विधिक उपागम का महत्व और लाभ के बारे में। तो कुछ आपका महत्व भी इसका ध्यान रखना है। इसमें पहला पॉइंट दिया गया है संवैधानिक शासन की स्पष्ट समझ। इसका मतलब है कि विधिक उपागम के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि सरकार कैसे चलती है, शक्तियाँ किसे और कितनी मिली हुई है, संविधान सर्वोच्च क्यों है। इससे रूल ऑफ लॉ की सही समझ होती है। अभी अगला पॉइंट आपका दिया गया है अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा। इसका मतलब है कि यह उपागम नागरिकों के मौलिक अधिकारों, स्वतंत्रताओं और कानून की सुरक्षा पर विशेष बल देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए न्यायपालिका द्वारा अधिकारों की रक्षा की जाती है। अभी आपका तीसरा पॉइंट यहाँ दिया गया है लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती। इसका मतलब है कि लोकतंत्र की नींव कानून, संविधान, न्यायपालिका नियंत्रण पर आधारित होती है, जिसे विधिक उपागम मजबूत करता है। जिसे विधिक उपागम क्या करता है? मजबूत करता है। अगला पॉइंट आपका दिया गया है विधिक उपागम की कुछ सीमाएं हैं, जिसके बारे में भी आपको जानना है और याद रखना है। तो पहला पॉइंट इसमें दिया गया है सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार की उपेक्षा। तो इसमें क्या किया जाता है कि यह उपागम केवल कानून देखता है, लोगों के वास्तविक व्यवहार को नहीं देखता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए वोटिंग व्यवहार या फिर जन आंदोलन। अगला है आपका अनौपचारिक शक्तियाँ की अनदेखी की जाती है इसमें। तो इसमें नज़रअंदाज किया जाता है। किसको किया जाता है? तो राजनीतिक दल को, दबाव समूह को, मीडिया को और जनमत को नज़रअंदाज किया जाता है, जबकि आधुनिक राजनीति में बहुत प्रभावशाली होते हैं। अभी तीसरा पॉइंट आपका दिया गया अत्यधिक कानूनी और तकनीकी। तो आम नागरिक के लिए भाषा कठिन, अत्यधिक तकनीकी हो जाती है। भाषा क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है, अधिक और अत्यधिक तकनीकी हो जाती है। अभी चौथा पॉइंट दिया गया है व्यवहारिक राजनीति की वास्तविकों की दूरी। इसका मतलब है कि वास्तविक राजनीति समझौता, शक्ति संघर्ष, जन दबाव पर आधारित होता है, जिसे विधिक उपागम पूरी तरह नहीं समझ पाता है। जिसे विधिक उपागम क्या करता है? पूरी तरीके से नहीं समझ पाता है। तो अब लास्ट पॉइंट बच गया है, जिसमें आपको समझना है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान में विधिक उपागम के बारे में समझना है कि आज के समय में विधिक उपागम कैसा है। तो आज विधिक उपागम को संस्थागत और व्यवहारवादी उपागम के साथ जोड़कर अपनाया जाता है। तो इसका मतलब है कि आज केवल विधिक उपागम पर्याप्त नहीं माना जाता है, इसीलिए इसे जोड़ा जाता है। तो किसके साथ जोड़ा जाता है? तो इसको जोड़ा जाता है संस्थागत उपागम के साथ, व्यवहारवादी उपागम के साथ, तुलनात्मक उपागम के साथ इसे जोड़ा जाता है, जोड़ करके अपनाया जाता है।
अभी यहाँ पे लास्ट पॉइंट दिया गया है निष्कर्ष, जिसमें आपका पहला पॉइंट दिया गया विधिक उपागम ने राजनीति विज्ञान को कानून और संविधान का ठोस आधार दिया। इसका मतलब है कि विधिक उपागम में राजनीति विज्ञान को कानून, संविधान, अधिकार या फिर न्यायिक नियंत्रण का मजबूत आधार प्रदान किया है। अगर हम बात करें, यह राजनीति के सभी पहलुओं को नहीं समझ पाता है, फिर भी लोकतंत्र, संविधान, नागरिक अधिकार की समझ के लिए अत्यंत आवश्यक उपागम है ये, जो कि आपको याद रखना है। इतना पूरा यहाँ पे लिखा भी गया है। हालांकि यह राजनीति के सभी पहलुओं को नहीं समझ पाता है, फिर भी लोकतांत्रिक शासन की समझ के लिए यह अत्यंत आवश्यक होता है। तो एक मिनट। तो आज का ये जितना भी टॉपिक था आपका ट्रेडिशनल अप्रोच पूरा कंप्लीट हो चुका है, और चारों पॉइंट जो भी था, जो कि हम पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों में पढ़ा चुके हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि ये वीडियो सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। तो चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच के बारे में।